अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज की वीडियो हमारी ओजीडीसी के हवाले से है। ये ऐसा शेयर है जिसके हमने काफी टाइम से इसमें काफी ज्यादा तेजी देखी। जब मार्केट जब नीचे थी 2 महीने पहले 46 पे, तब भी हम इसमें तेजी देख रहे थे। और ये जून जुलाई, अर्ली जुलाई से इसमें हम तेजी देख रहे हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं जिसको हम जिक्र करेंगे। प्लस इसकी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। प्लस ये डिस्कस करेंगे आया इसमें इन्वेस्टेबल है नहीं है फिलहाल। आज का एजेंडा हमारे चार चीजों को डिस्कस करेगा। थोड़ा सा मैं ओजीडीसी के बारे में बताऊंगा और इसके सेक्टर के हवाले से, कॉम्पिटिटर के हवाले से बताऊंगा। दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तीसरी इसकी प्राइस क्या है, फोरकास्टेड प्राइस क्या है, और डिविडेंड यील्ड क्या देता है। और आखिरी मेरा व्यू कि मैं क्या समझता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बैकग्राउंड बताऊं, ये बेसिकली ओजीडीसी ऐसी कंपनी है जो एक्सट्रैक्शन करती है और फिर तेल निकालती है। इसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो प्रीवियसली बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं हाई लेवल पे बात करूँ, ये ऐसी कंपनी जो ये गवर्नमेंट से लैंड लेती है लीज पे, और फिर उसको तेल निकालती है और फिर वो बेचती है। तो इसका काम ये है। तो इसकी मेन कॉस्ट है एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर चार है और तीन है। और ये तीनों इससे बहुत छोटे, जैसे मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और पीपीएल। और ये तीनों बहुत छोटे हैं इसकी साइज, अपनी साइज में, ओजीडीसी के कंपैरिजन में। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बेहतर रही। और अगर आप देखा जाए, इसकी सेल्स भी थोड़ी अप है। इसकी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है। लेकिन मैं समझता हूँ ये पहला क्वार्टर था, इस वजह से ऐसा लगा। लेकिन ये ओवरऑल इसकी अभी इनफ्लो, मार्केट भी अप है। इसकी इसकी जो एलसीज के ज्यादा चैलेंज होते थे जब ये ऑयल बैरल ऑयल इंपोर्ट करता था, तो चैलेंजेस थे। तो इस वजह से उनको ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ी थी। तो वो भी इस क्वार्टर के ऑनवर्ड ये मसला नहीं है। जैसे आपको इल्म होगा, पिछले साल ही बड़ा मस्त चैलेंज था। अर्ली साल के स्टार्ट में ही बड़ा चैलेंज था। अब ये मसला नहीं होगा। तो मैं ही समझता हूँ इसकी बिजनेस ओवरऑल ग्रो करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा 70 से 64% है, जिसकी मेजर वजह ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन की वजह से होगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बाकी प्रॉफिटेबली ऑपरेशन वाइज बिल्कुल मतलब एक बेहतर कंपनी समझता हूँ मैं इसको। अब इसकी बैलेंस शीट पे जाए तो बैलेंस शीट मुझे बड़ी थोड़ी सी ट्रिकी लगी। इसमें ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसकी बैलेंस शीट में। इसको इसके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज 146 मिलियन है, जो कि एक बहुत छोटी है, कम है। इस करंट एसेट 987 है। तो बाजाहिर तो ऐसा लगता है कि भाई इसकी करंट एसेट पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है नहीं। तकरीबन ये 600 बिलियन के जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये है सर्कुलर डेट्स। इसमें 525 सर्कुलर डेट्स आ रहा है। तो इसको अगर हटा दिया है 600 में से, तो फिर भी 400 बचता है 146 को कवर करना। ये जो बकाया 400 है, ये हटाने के बाद, ये मैं जो बाजारे लगता है इसमें काफी ऐसे ऐसे रिसीवेबल्स है जो कि काफी फौरन में कैश नहीं हो सकते। तो इनकी ये कैश पोजीशन और करंट एसेट पोजीशन मुझे थोड़ी सी मजेदार नहीं लगी। एक चीज। दूसरी चीज, इसका कैश जो है 20 अरब है। और कंपनी की जैसे साइज और ऑपरेशन की साइज देखे ना, तो इस हिसाब से 20 अरब मुझे लगता है कम है। और यही वजह है कि कंपनी को लोन लेना पड़ता है और फिर आगे डिविडेंड भी नहीं दे पाती, जो मैं समझता हूँ। तो बैलेंस शीट वाइज मुझे लगता है इस कंपनी को बेहतर होना चाहिए। खासतौर पे ये बैलेंस है ट्रेड इन सर्कुलर डेट का। ये गवर्नमेंट कोशिश करती है कम करे, लेकिन इसकी पेमेंट काफी स्लो स्लो करती है। इस बार आईएमएफ की वजह से प्रेशर था, तो उसने जून या जुलाई में इसने पेमेंट की। लेकिन स्टिल अभी भी अच्छा खासा बैलेंस बाकी है। और ये बढ़ता रहेगा जिस जब 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 कैश और ये प्रोवाइड करती रहेगी कंपनीज को। करंट प्राइस 107 पे, इसकी बुक वैल्यू 251 है। अच्छा, जब करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ 107 पे, तो ये पिछले 2 महीने में ये 70 से इधर आई है इसकी प्राइस। तो मैं ये समझता हूँ कि अ, आई 70 से इधर इधर तक आई। इसकी एक तो वजह है सर्कुलर डेट की न्यूज। सर्कुलर डेट गवर्नमेंट पे ऑफ किया, तो लोग एक्सपेक्ट करते डिविडेंड देगा। ऑल्दो डिविडेंड नहीं दिया इसने, लेकिन ये कि इस वजह से इसकी प्राइस अप आई। इसके बाद ये एक ऐसा सेक्टर है, इसकी जो पिछले अगर परफॉर्मेंस देखे ना 5 साल पहले, जब ये हिस्ट्री में 153 पे था, और तब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें और अब की पोजीशन देखें, अपनी की पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर है।
अभी लेकिन स्टिल ये इतना ग्रो नहीं किया जितना ग्रो करना चाहिए था। इवन प्री कोविड रेट भी नहीं आया है, जो मैं समझता हूँ अभी बड़ा इसमें इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें एक शॉर्ट टर्म में मुझे 120-25 आराम से नजर आता है। तो इस चीज को माइंड में रखें। डिविडेंड की बात करें तो 7 से 8% डिविडेंड है। मुझे नहीं लगता डिविडेंड पहुंच अट्रैक्टिव है, लेकिन वैल्यू में ग्रोथ फिलहाल क्लियरली नजर आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज में बुक वैल्यू को मिस आउट कर गया कि करंटली वैल्यू इसकी 107 है लेकिन बुक वैल्यू 250 है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि बुक वैल्यू ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिंग पॉइंट है। बाकी अगर फोरकास्ट की बात करें तो ये investing.com से मैंने फोरकास्ट उठाई, और काफी सारे ऑब्वियसली ब्रोकर्स ट्रेडर्स भी वैल्यू फोरकास्ट करते हैं। तो मिनिमम जिन लोगों ने फोरकास्ट की 140 प्लस की है, मतलब 140 तो मिनिमम की है, जो जो 12 मंथ पे देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ 140 हो सकता है 140। लेकिन एक दो चीजें, ये डिविडेंड शायद इस तरह से नहीं दें जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका कैश सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज ये भी एक्सपेक्ट ना करें गवर्नमेंट सर्कुलर डेट बिल्कुल जीरो कर देगी, फॉरन पे ऑफ कर देगी। इसकी वजह ये आईएमएफ ने काफी जगह इसको हेड्स अप दिया हुआ है, मतलब बोला हुआ है कि हाँ ठीक है, क्लियर कर दिया और पेमेंट कर दी। प्लस पाकिस्तान के पास बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कमिट की हुई है, जिसमें जापान भी आ गए, सऊदी भी आ गए, कतर भी आ गया, कुवैत भी आ गया। तो इस हिसाब से आईएमएफ को भी लोन की किस्त देने में रुकेगा नहीं, दे देगा। मैं समझता हूँ फिर डॉलर इंप्रूव होगा, नीचे जाएगा। लेकिन इस जब ऐसा सब होगा तो आईएमएफ के पास से प्रेशर नहीं होगा इनके सर्कुलर डेट पे करने का। तो हो सकता है गवर्नमेंट पे नहीं करे, और जब पे नहीं करेगी तो डिविडेंड नहीं देगी कंपनी। और फिर इस हिसाब से कंपनी के शेयर की प्राइस भी थोड़ी सी स्टेब नीचे जाएगी, ऊपर नहीं रहेगी। तो ये मेरा माइंडसेट है कि अब सर्कुलर डेट की पेमेंट की वजह से इसमें कोई न्यूज, सर्कुलर डेट की पेमेंट की वजह से पेमेंट नजर नहीं आती। तो मतलब ये है कि सर्कुलर डेट्स की वजह से कोई इसका बैलेंस, इसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम नहीं होगी। इसकी वैल्यू कम और बढ़ेगी सिर्फ ऑपरेशन की वजह से कि इनके ऑपरेशन एक्सपेंड किए काफी ज्यादा प्रॉफिट अच्छा रहा। बाकी ये मेरा व्यू क्या है अब। मेरा भी जैसे मैंने जिक्र किया कि इस कंपनी की प्राइस इतनी नीचे गिरी जस्ट इसके वो सिर्फ सर्कुलर डेट की वजह से, काफी ज्यादा रिसीवेबल था और डिविडेंड नहीं देती थी। अब अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की है, लेकिन वैल्यू उतनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए, और फिर प्री कोविड वैल्यू पे आ जाए 140 के करीब, जो मुझे लगता है आ सकती है आसानी से। ओ, ये मैंने रिपीट कर दिया मिस्टेकनली। अच्छा, बाकी मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, जैसे मैंने जिक्र किया कि काफी सारी कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट कमिट किया, जिसमें दुबई भी आता है, कुवैत भी अब कर रहा है, बहरेन नहीं, कतर और सऊदी और जापान ने भी इंटरेस्ट शो किया, वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट चल पड़ी, और स्टॉक मार्केट चल पड़ी तो ओवरऑल शेयर भी चल थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। दैट्स इट, आई थिंक यही मेरा ओवरव्यू है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आपको इन्वेस्टिंग करनी है ओजीडीसी में, तो मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। और थोड़ा अगर डिप जाए तो आप इसको एवरेज आउट करते हैं, स्टिल इट इज एट गुड प्राइस टू बाय इन। तो मैं समझूंगा कि थोड़ा थोड़ा वैल्यू उठाए, अगर थोड़ा डिप मारे तो मजीद उठाए। लेकिन उस पर उठाई अच्छा शेयर है फ्यूचर वाइज, और उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाइज मुझे लगता है बहुत अच्छा शेयर होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आज की वीडियो में कोई क्वेश्चन हो या कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो तो लाजिम बताएगा, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। और कोई चीज़ मैंने मिस आउट की तो उसको भी बताना, मैं कवर करूंगा। और चैनल को अगर किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मजीद हौसला अफजाई होगी और मैं इंशाल्लाह मजीद और वीडियो बनाऊंगा। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।